देहरादून से है। आज पास आउट परेड में आईटीबीपी के 53 जवानों की पास आउट परेड होनी है। असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर 53 अधिकारी पास आउट होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर में पासिंग आउट परेड होनी है, तो आईटीबीपी के 53 अधिकारी पास आउट हो रहे हैं। अब ये अपनी सेवाएं देंगे देश के लिए। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। पास आउट परेड होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। आईटीबीपी के आज 53 असिस्टेंट कमांडेंट आज आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मसूरी के आईटीबीपी कैंपस में, जहां आज आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड में 53 अधिकारी आज आईटीबीपी की मुख्य धारा में हिस्सा होंगे और मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद में पासिंग आउट परेड होगी और उसके साथ साथ मुख्य अतिथि के तौर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो परेड की सलामी लेंगे। थोड़ी देर बाद में परेड शुरू होगी और 53 अधिकारी आज आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल होंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से पासिंग आउट परेड की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और 53 अधिकारी आज इस परिसर से पास आउट होंगे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक मुख्य धारा में आज शामिल 53 अधिकारी यहाँ पर होने जा रहे हैं और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ये कठिन से कठिन अपनी सेवाएं देंगे। अलग अलग क्षेत्रों पर इनकी तैनाती होगी। तो थोड़ी देर बाद में पास आउट परेड यहाँ पर शुरू होगी और पास आउट परेड से आज 53 अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ मसूरी से विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो चलिए सीधा रुक करते हैं मसूरी का, जहां पर हमारे सहयोगी विनोद मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विनोद, अब ज्यादा वक्त नहीं है, निगाहें टिकी रहती है पूरे देश की, क्योंकि ये जाबाज पूरे देश की सेवा के लिए तैयार होंगे। 53 ऑफिसर्स। बिल्कुल जी जी स्नेहलता, देखिए थोड़ी देर में परेड शुरू होगी और इंतजार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हो रहा है। और आज 53 जाबाज जो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आज पास आउट होंगे। थोड़ी देर में अभी इसी प्रांगण से पीओपी शुरू होगी और असिस्टेंट कमांडर जो कमांडिंग जो ऑफिसर हैं जो आज यहाँ से पास आउट होंगे, वो मैदान में आ चुके हैं। मैं थोड़ी तस्वीरें आपको पहले दिखाऊं। ये सीधे तौर पर आप असिस्टेंट कमांडेंट को देख रहे हैं और लोक सेवा आयोग से जो सीधी परीक्षा पास करके आज ये डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडर बनने जा रहे हैं। और ये ज़रूर लम्हा बेहद ख़ास है, क्योंकि इनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं और इस बार कोविड के ज़रूर नियम फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम को मद्देनज़र रखते ही अभी ये परेड शुरू होगी। पुष्कर सिंह धामी बतौर परेड की सलामी लेने थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। डीजी आईटीबीपी एसएस डीजी आईटीबीपी यहाँ पर भी पहुँचेंगे और उसके बाद में जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर इस प्रांगण में पहुँच चुके हैं। तो ये भी बताएं कि आज जिस तरीके से 53 अधिकारी आज ये असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आज पास आउट होने जा रहे हैं, स्नेहलता, तो बेहद ही एक जुनून है, साहस है और पराक्रम है। और करीब 3488 किलोमीटर ऐसी दूरी है जो अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक इनकी सेवा अलग अलग मोर्चे पर होती है, चाहे भारत चीन बॉर्डर हो, गोचर हो, चमोली हो, तमाम ऐसे हाई एल्टीट्यूड पर इनकी तैनाती होती है। हालांकि इस बार का जो ये दोनों आज 53 अधिकारी हैं, इसमें 2 बैच हैं। एक जनरल ड्यूटी वाले अधिकारी हैं और एक जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स और जनरल ड्यूटी वाले बैच हैं। तो आज ये 53 अधिकारी इसमें पास आउट हो रहे हैं और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 इसमें महिला अधिकारी भी हैं, दीक्षा और प्रकृति। वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे और उसके बाद में डीजी आईटीबीपी एसएस देसवाल साहब भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये ज़रूर माना जाए कि बेहद लम्हे और जुनून और साहस के साथ में इनकी चुनौती होती है, क्योंकि आईटीबीपी हर मोर्चों पर कहीं ना कहीं एक सटीक अपनी एक सेवा को यहाँ पर देश के नाम करती है। और आज यही वजह है कि
लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के तमाम अलग अलग क्षेत्रों पर इनकी तैनाती होती है। -डिग्री टेम्परेचर पर ही इनकी तैनाती होती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कठिन से कठिन ट्रेनिंग के बाद में आज ये इस प्रांगण से पास आउट हो रहे हैं। 53 अधिकारी हैं और ये भी महत्वपूर्ण है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आज और कठिन परिश्रम करके आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने जो बताया कि 2 महिला अधिकारी भी हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दीक्षा और प्रकृति लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में यहाँ से अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो बेहद ही इनके लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि इंतजार इस बात का रहता है कि कब पास आउट सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके परिवार के लिए नहीं, ऐसी तमाम लड़कियों के लिए भी जो सपना देखती हैं और आईटीबीपी के जरिए अपने आप को देखना चाहती हैं, तो उनके लिए ये 2 महिलाएं प्रेरणा का स्रोत होंगी, जो अब से थोड़ी ही देर बाद कदम ताल मिलाती नजर आएंगी और ये गर्व का लम्हा होगा। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून से आई खबर का, जहां शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। स्कूलों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नंबर क्या है? 1800-1804-132। नंबर है 1800-180-4132। इस पर स्कूल मैनेजमेंट की शिकायत हो सकती है। कोविड एसओपी का पालन नहीं करने पर पेरेंट्स भी इसका जिम्मा ले सकते हैं और वो शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर बच्चों के स्वास्थ्य का मसला है, जागरूक हर किसी को रहना होगा। अगर किसी तरीके की शिकायत है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे गार्जियंस कॉल कर सकते हैं। सीईओ ऑफिस में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। निदेशक शिक्षा सीमा जौनसारी ने यह ऑर्डर दिया है कि एक हेल्पलाइन नंबर कॉमन की जाए और उस नंबर के जरिए कोई भी शिकायत कर सकता है अगर स्कूल में कोरोना से संबंधित कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है या आपको ऐसा लगता है, तो ये नंबर जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है। बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज तीलू रौतेली पुरस्कार का वितरण करेंगे। दोपहर 1 बजे आईआरडीटी सभागार में 22 महिलाओं को यह सम्मान मिलेगा। समाज सेवा हो, साहित्य हो, संस्कृति हो या फिर पर्यावरण, इन क्षेत्र में इनके योगदान के लिए आज इन्हें सम्मानित किया जाएगा 1 बजे। तो पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जड़ों को संभालने और मजबूत बनाने के लिए तमाम महिलाएं जिनका योगदान सराहनीय है, उनको सम्मानित किया जाएगा तीलू रौतेली पुरस्कार से। सीएम खुद उन्हें ये सम्मान देंगे। 1 बजे का कार्यक्रम तय रखा गया है। आईआरडीटी सभागार में ये 22 महिलाएं होंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ प्रोमिनेंट किया है, कुछ अलग किया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एथलेटिक्स में प्रथम पदक दिलाने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं आज अत्यंत भावुक हूं। उनका भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना जहां उनकी जी तोड़ मेहनत का नतीजा है, वहीं सैन्य अनुशासन का भी परिणाम है। नीरज जी के परिवार को भी मेरी ओर से ढेरों बधाइयाँ। नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतते ही मसूरी के लोग खुशी से झूम उठे। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक की तस्वीरें देखिए, लोग किस तरीके से इकट्ठा हो गए हैं, जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है। तो नीरज चोपड़ा के 100 साल के इतिहास में जैवलिन थ्रो, एक गोल्ड एक सोना जीतने का जो सपना पूरा होता है। और देखिए जश्न कहां कहां तक मनाया जाता है। मसूरी की तस्वीरें हैं, लोग मिठाई खिला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशियों में डूबे हुए हैं। स्वर्ण इंडिविजुअल जो लेवल मेडल्स में दूसरी बारी भारत को स्वर्ण पदक मिला है और भारत जो कि इस ओलंपिक में भी तक गोल्ड मेडल से वंचित रहा था, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो स्वर्ण पदक जीता है, इससे हम सब की छाती चौड़ी हुई है और आगे आने वाले ओलंपिक्स में बच्चों को, स्पोर्ट्समैन को एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं।
देहरादून से खबर है, पहाड़ी इलाकों सहित पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश की आशंका जताई है, जिसमें देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए भी अलर्ट है। 8 अगस्त के बाद भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश की संभावना देखी जा रही है। तो मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। 8 तारीख के बाद भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो सकती है। तो देखिए, अभी भी बारिश के आसार कम नहीं हो रहे हैं और बारिश से किस तरीके से पहाड़ों के हालात बदले हैं, परेशानी बढ़ी है, ये हम लगातार आपको दिखाते आए हैं। अब बात मसूरी की, जहां मसूरी देहरादून रोड भारी भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया। दूसरी ओर मसूरी देहरादून रोड भी गागोली पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया। तो कुल मिला के जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश के बाद धूप, पहाड़ों के चटकने का सिलसिला और भूस्खलन के ये हालात कमोबेश आपको उत्तराखंड के कई जगहों पर देखने को मिलेंगे। लेकिन मसूरी के हालात देखिए, टूरिस्ट स्पॉट है, लोग आसानी से रुक करते हैं, देहरादून आने के बाद मसूरी जाना पसंद करते हैं, लेकिन रास्तों की क्या स्थिति है वो भी आपके सामने है। अब ऐसे में भूस्खलन की वजह से ट्रैफिक जैम की भी स्थिति है, लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। उत्तराखंड में मानसून की बारिश मानो आफत सी बन गई है। भूस्खलन की वजह से एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ इमारतों पे भी खतरा है। जोशीमठ से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें एक 25 कमरों का होटल पल भर में धराशायी हो गया। जोशीमठ की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। देखिए, एक बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड के भीतर धराशायी हो जाती है। पलक झपकते ही इस होटल की इमारत टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसका नामो निशान मिट जाता है। बताया जा रहा है, भूस्खलन की वजह से होटल की नींव कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से ही इसके धराशायी होने का खतरा था। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ को भी बुलाया गया, मगर ये तस्वीरें दिलों में खौफ भरती हैं। 25 कमरों वाला ये होटल पल भर में नीचे आ गिरता है। जिस किसी ने ये मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मगर खतरा अभी टला नहीं है। भूस्खलन से जोशीमठ जाने वाली 66 केवी की विद्युत लाइन, एनटीपीसी की 11,000 किलोवाट की लाइन समेत बद्रीनाथ हाईवे को भी खतरा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले धनौल्टी फिर चंबा में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं नई टिहरी पहुंचने पर विकास भवन सभागार में कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम हुआ और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन भी किया गया। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जनता के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनके बल पर हम 2022 चुनाव में उतरेंगे। इनके जो हरीश रावत जी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व भी पहले भी रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के बनाने वालों ने सपना देखा था कि मजबूत और सशक्त उत्तराखंड। कांग्रेस उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। 2002 से लेकर 7 तक नारायण तिवारी जी के नेतृत्व में, 12 से लेकर के 17 तक हरीश रावत जी मुख्यमंत्री, उनमें दौरान जो विकास की योजनाएं चलाई गई थी, जिसको इन सरकारों ने, बीजेपी किसानों ने अवरुद्ध कर दिया, उन सवाल को अपने पॉजिटिव
और इनके जो विफलताओं को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। 4 चरणों में हमने परिवर्तन यात्रा का पहला कार्यक्रम बनाया है, जिसमें कि खटीमा, जहां उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए शहादत देकर के एक नए उत्तराखंड की कल्पना की थी, वहां से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। तो 4 चरणों में होगी। 2 चरणों हम तराई के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में करेंगे, 2 चरणों में पर्वतीय क्षेत्र में करेंगे, और उसके बाद अलग कार्यक्रम में विधानसभा वाइज, जिले वाइज उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने का कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम चरणबद्ध बने। पहले चरण में परिवर्तन। बात अल्मोड़ा शहर की, जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के इंजीनियर्स का घेराव किया। कांग्रेस का कहना है कि जल संस्थान को इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर हफ्ते भर के भीतर शहर में सप्लाई ठीक नहीं हुई, पानी की क्वालिटी ठीक नहीं हुई, तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। गीला पानी नहीं चलेगा, वो मिट्टी का पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। इन दिनों राजधानी देहरादून की सड़कों पर आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। एक तो बरसात की वजह से लोगों की मुसीबतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं, तो वहीं स्मार्ट सिटी के कामों ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। 2.5 साल हो गए हैं, मगर काम अधूरे ही नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे काम अब आम लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। काम कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, जिस वजह से शहर में आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। राजधानी देहरादून में पिछले 2.5 साल से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। तकरीबन 14 करोड़ की लागत से देहरादून को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तमाम जो काम चल रहे हैं उनसे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये स्मार्ट सिटी के काम की आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो काम है राजधानी के अलग अलग सड़कों पर बने हुए हैं। जहाँ ये काम चल रहे हैं वहाँ पर अमूमन लोगों को जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2.5 साल से काम लगातार चल रहे हैं और 5 CEO भी स्मार्ट सिटी के बदल दिए गए हैं। उसके बावजूद भी काम तकरीबन 60% से ज्यादा नहीं हो पाए। ज्यादातर योजनाएं धरातल पर अधूरी पड़ी हैं। शहर में जगह जगह सड़कों की खुदाई हो रही है। बरसात के मौसम में इनसे कीचड़ पैदा हो रहा है और फिर जाम के हालात बन जाते हैं। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई किसी तरीके का प्रोग्रेस नहीं है काम में, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है। एक ही रोड पे दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है और ये रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। स्मार्ट सिटी का जिम्मा संभाल रहे विभाग में अब तक 5 CEO भी बदल चुके हैं। अब बागडोर फिर से नए हाथों में है, लिहाजा अधिकारी तेजी लाने का भरोसा तो दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी पे मैंने अपने जितने भी अधीनस्थ हैं सबको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि सब लोग फील्ड में रहेंगे, फील्ड में जाके अपने स्तर से तेज़ी काम जो है निपटाएंगे। और जनता के सहूलियत के लिए मैंने हर जहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स, वहाँ पे एक मैंने ठेकेदार की ओर से भी, कंस्ट्रक्शन एजेंसी की ओर से भी एक नंबर प्रदर्शित करने के लिए कह दिया है। प्रैक्टिकल काम धरातल में करना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय भी लगता है। जो परेशानी आज जनता को हो रही है, मैं समझता हूँ कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है, चाहे हमारा जो है पलटन बाजार वाला क्षेत्र हो, किंतु साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि परेशानी उठाने के बाद फिर सुख सुविधाएं भी मिलेगी, ये मैं कहना चाहूँगा। पिछले 2.5 सालों में देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसमें शहर भर में मल्टी यूटिलिटी डक्ट, सीवर लाइन बिछाने, वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने, नाली निर्माण, फुटपाथ सौंदर्यीकरण जैसे जरूरी काम होने हैं। अब राजधानी के लोगों को इंतजार उस पल का है जब दून स्मार्ट बनेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के मटैना हरकोट मार्ग का निर्माण तो शुरू हुआ, मगर फिर भी ग्रामीणों को इसका फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं, सफर करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, जिस जगह पुल बनना था पुल तो नहीं बना, लेकिन लकड़ियों का पुल जरूर बना है हर साल। चलिए सीधा रुख करते हैं आगरा का। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं आगरा और अब देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताएं 2 दिवसीय यूपी दौरे के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल लखनऊ थे और आज आगरा में कई कार्यक्रम हैं जिसके तहत ये तस्वीरें आ रही हैं।
तो अब जेपी नड्डा के इस पूरे दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है। लखनऊ से रवाना हुए हैं, आगरा पहुंचेंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत की, जो हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। तीरथ रावत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ उत्तराखंड सरकार के 4.5 साल के कामों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे। आम जनता की सेवा करते रहें और जो मोदी जी का जिस तरह का मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेते हुए और सबको विकास की योजनाओं से जोड़ना, और वो सब दिख रहा है। आज हरिद्वार के अंदर मैं देखता हूँ, मैं जब दिल्ली से आया हूँ तो 2.5-3 घंटे में पहुँच गया हूँ। आगे भी वही स्थिति, बहुत बढ़िया रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, सब ट्रेन, ये सब चीज़ चल रही है। तो निश्चित है कि विकास को लेकर के आम जन तक हम लोग जाएंगे।